गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम हिंदी का सिलेबस स्टार्ट करेंगे अपना। अब तक का जो लेसन थे, लेसन 8 तक का वर्क मैं आपको करा चुकी हूँ, सेंड भी कर चुकी हूँ। कनक लता वाला चैप्टर मेरे को ये आशा है कि सभी ने कर रखा होगा। कोई अब मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैम हमारा वर्क नहीं हुआ या छूट गया, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। इसके अलावा अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आगे टेस्ट का समय आएगा और उस समय हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज नया पाठ हम शुरू करेंगे जिसका नाम है ऊटी और पाठ नंबर है 9। ठीक है, लेसन नंबर 9। इसको आज हम पढ़ेंगे। ऊटी क्या है? ऊटी कोई खिलौना है या कोई बिल्डिंग है, क्या है? ऊटी एक जगह का नाम है, जैसे हमारी दादरी है, गाज़ियाबाद है, नोएडा है, इस तरह से ही ऊटी भी एक जगह का नाम है। ये एक पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल यानी यहाँ पर हम लोग बाग घूमने के लिए जाते हैं। सुंदर क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और अक्सर लोग जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तो यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। इस पाठ में एक दोस्त है, एक मित्र है जो अपने दूसरे मित्र को अपनी यात्रा का वर्णन कर रहा है पत्र के माध्यम से। अब तो आप फ़ोन पे बात करते हो, फ़ोन लिया और हाँ हम यहाँ गए, ये किया, वो किया, एंजॉय किया। पहले क्या होता था, फ़ोन नहीं थे तो लोग एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी को ही पत्र कहते हैं। कागज़ के ऊपर अपनी सारी बातें लिखी, उसे पोस्ट किया, उस पर एक स्टैंप लगती है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं डाक विभाग की वो किया, लेटर बॉक्स में डाला, लेटर बॉक्स वाले उसे निकाल के और फिर जहाँ का हम उस पर एड्रेस लिखते थे उस एड्रेस पे उसको पहुँचा देते थे। ये माध्यम होता था अपने विचारों को और अपने संदेशों को दूसरे तक पहुँचाने का। ठीक, जो आप लोग शायद नहीं जानते और उसका यूज़ अभी भी है, लेकिन घरों में उसका यूज़ अब नहीं रहा। अब तो केवल शादी के कार्ड तक ये सीमित रह गया कि बस शादी के कार्ड जाते हैं, वो भी बाई हैंड जाते हैं अधिकतर, नहीं बाई पोस्ट भी जाते थे पहले। तो इसी में पत्र एक बच्चा है जो लिख रहा है, राजा विहार एड्रेस है ये, करनाल, 17 जून 2012। यानी जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें लिखना होता है हम कहाँ से पत्र लिख रहे हैं और किसको पत्र लिख रहे हैं, उसका एड्रेस हमें मालूम होना चाहिए और कब पत्र लिख रहे हैं ये डेट उसमें होती है। हमें पता लग जाता है कि लेटर कब डाला था, हमें कितने दिन में मिल गया। यानी मान लीजिए कहीं कोई घटना हुई है, कोई जन्म हुआ, किसी बच्चे का फंक्शन है, वहाँ जाना है, लेटर डाला है उन्होंने आज, पत्र मिला हमें 1 महीने के बाद, तो हम ये कम से कम शिकायत तो कर सकते हैं डाक विभाग को कि आपने पत्र को इतना लेट क्यों पहुँचाया। ये ड्यूटी थी उनकी कि पत्र 2 से 3 दिन में या 5 दिन में ज़्यादा दूर हो तो पहुँच जाता है। किसी की मृत्यु हो गई या कोई मिलना चाह रहा है तो हम जा रहे हैं 1 महीने के बाद, सब काम गड़बड़ हो जाता है। तो प्रियवंश, नमस्कार। प्रियवंश कौन है? वंश इसमें वो बच्चा जिसको हम अपनी बात बताना चाह रहे हैं। एक बच्चा है इसमें, वो अपने दोस्त को, एक मित्र को पत्र लिख रहा है जिसका नाम है प्रतीक। क्या नाम है? प्रतीक। और वो प्रतीक बच्चा अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, उसके मित्र का नाम है वंश। नमस्कार। सबसे पहले जब हम किसी को मिलते हैं क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं ना उसको, नमस्ते, हेलो, हाय, जो भी होता है, जिस भी भाषा में आप बात करते हैं। तो पत्र लिखते समय भी हमें, जो हमारे व्यक्तिगत पत्र होते हैं उसमें नमस्कार, प्रणाम, जैसा सामने वाला बड़ा होता है तो प्रणाम लिखते हैं, चरण स्पर्श लिखते हैं बड़ों को, और जो साथी होते हैं उनको नमस्कार लिख देते हैं। तो नमस्कार लिखा उसने। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ। ये नहीं कि पत्र लेते ही सबसे पहले अपने दुखड़े रोना शुरू कर दो, जी आज तो मेरे सिर में दर्द था, मुझे बुखार भी हो गया था। सबसे पहले राजी खुशी कहते हैं ना लेनी चाहिए, कैसे हैं आप, वही चीज़ें जो हम आपस में मिल के करते हैं। आप कैसे हैं, घर पे सब ठीक हैं, हम भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, क्या कर रहे हो आजकल, फिर बातें आगे बढ़ती हैं। सेम वही तरीका पत्र लिखने का भी होता है। सबसे पहले हम अपनी कुशलता बताते हैं और दूसरे की कुशलता पूछते हैं। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, यानी बिल्कुल ठीक हूँ। सकुशल मतलब बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर कुशल से होंगे। और मुझे, कुशल का मतलब होता है अच्छे, ठीक प्रकार। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे। आज ही मैं ऊटी से लौटा हूँ, यानी वो लौटा और उसको लगा मैं अपने एक्सपीरियंस किससे शेयर करूँ, अपने फ्रेंड से शेयर करता हूँ, दोस्तों से ही बातें करते। तो उसने पत्र लिखना शुरू किया कि आज ही मैं ऊटी से लौटा हूँ
लौटते ही माताजी ने तुम्हारा पत्र दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रतीक गया हुआ था ऊटी घूमने के लिए तो पीछे उसके मित्र का पत्र आया था और वो पत्र उसकी माताजी ने उसको दिया कि देखो तुम्हारे दोस्त का पत्र आया है। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि गर्मी की छुट्टियों में तुम शिमला गए थे। उसने भी अपनी यात्रा का वर्णन लिख के उसे भेजा कि गर्मियों की छुट्टियों में मैं शिमला घूमने गया था और वहाँ से लौटा हूँ, आपको पत्र लिख रहा हूँ। अब ये बच्चा प्रतीक घूम के आया है ऊटी से, अब ये इसको अपनी यात्रा का वर्णन करेगा। तुम्हें भी यह जानकर खुशी होगी कि हमारे विद्यालय की ओर से एक दल ऊटी गया था। जैसे टूर जाते हैं ना आपके, आप तो आसपास जाते हो, दिल्ली जाते हो, लेकिन कुछ बच्चों के, बड़े बच्चों के टूर जाते हैं 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, बहुत दूर तक। तो ऐसे ही इनका एक टूर गया, दल गया ऊटी। मैं भी उसी दल में शामिल था। मैं भी, दल कहते हैं ग्रुप को, मैं उसी समूह में, उसी ग्रुप में था, यानी जो बच्चे गए थे उन्हीं के साथ मैं भी गया। हम लोगों के दल में कुल 20 सदस्य थे। जिस समूह में, जिस ग्रुप में मैं गया, हम 20 लोग थे। विद्यालय के अध्यापक भी हमारे साथ थे। अब बिना अध्यापक के तो टूर जाएगा नहीं, है ना। अध्यापक भी साथ गए थे। दादर एक्सप्रेस से हम नई दिल्ली पहुँचे। ये ट्रेन का नाम है दादर एक्सप्रेस। इसमें बैठे और यहाँ से दिल्ली पहुँचे। वहाँ से हमें कोयम्बटूर जाना था। अब यहाँ से यात्रा का वर्णन शुरू हुआ। वहाँ से चले वो अपने घर से विद्यालय, विद्यालय से वो चले दादर एक्सप्रेस में बैठकर दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से उनको ट्रेन मिली थी। कोयम्बटूर जगह का नाम है, ये मध्य प्रदेश की क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। ऊटी जाने के लिए रेलगाड़ी से कोयम्बटूर ही जाना पड़ता है। पहले हम कोयम्बटूर जाएंगे, तब हम ऊटी जा पाएंगे। नई दिल्ली स्टेशन पर रेलगाड़ी आते ही सब अपनी अपनी सीटों पर जा बैठे। पूरी एक एक स्टेप उस बच्चे ने लिखा है और यात्रा का वर्णन करते समय ऐसे ही लिखा जाता है। जैसे ही ट्रेन आई, हम लोग अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। हम सब भी अपने दल के साथ डिब्बे के अंदर बैठ गए। अध्यापक भी बैठ गए, जो और यात्री थे वो भी बैठ गए और हम लोग भी बैठ गए। हमारी गाड़ी ने जब मध्य प्रदेश में प्रवेश किया तो मौसम सुहावना हो गया। जैसे ही मध्य प्रदेश में गए, मौसम बहुत अच्छा हो गया। यानी इस बात से क्या पता चलता है कि वहाँ का मौसम बड़ा सुहाना है। बारिश की ठंडी फुहारों ने गर्मी का एहसास भुला दिया। यानी हल्की हल्की बारिश होने लगी और जो गर्म मौसम था वो ठंडा हो गया। रास्ते में चंबल नदी और उससे सटे बीहड़ जंगल दिखाई दिए। बीहड़ होते हैं ऊबड़ खाबड़ पथरीले, कुछ पहाड़ी होती हैं, छोटे छोटे टीले कबीले पहाड़ और उनमें बसे जंगल, वो बीहड़ कहलाते हैं। सुनसान होते हैं, बिल्कुल घने जंगल होते हैं। और वहाँ पर कौन सी नदी है? चंबल नदी। ठीक। और सुना है यहाँ खूंखार डाकू रहते हैं। चंबल घाटी, चंबल नदी के नाम पर चंबल घाटी का नाम पड़ा हुआ है और वो डाकुओं के लिए फेमस है। वो इतने घने जंगल हैं वहाँ पर उस घाटी में कि डाकू उसमें छिपे रहते हैं और लोगों को लूटपाट का काम वो करते हैं। यानी अच्छा काम तो नहीं है, बुरे लोग होते हैं। और इसी प्रकार ताकते झांकते यानी विंडो के पास बैठे, वहाँ से देखा अपनी विंडो से, दोस्तों की विंडो से। दिन निकल गया बाहर, जैसे रात में उन्हें जो जो कुछ नज़र आ रहा था देखते गए और फिर दिन निकल गया। ट्रेन में ही वो चलते रहे रात भर। सुबह चाया की आवाज़ में से नींद खुली, यानी देखते देखते वो सो गए। और जब सुबह खुली तो ट्रेन में किस चीज़ की आवाज़ हो रही थी? चाया। दक्षिण भारत में चाय को चाया बोलते हैं। अब हमें भाषा पता चली, साउथ में चाय को क्या बोलते हैं? चाया। इसका तर्क हुआ कि हम दक्षिण भारत में पहुंच चुके थे। जब भाषा बदल जाती है तो हम समझ जाते हैं कि जिस क्षेत्र से हम आ रहे हैं वो समाप्त हो गया और नया क्षेत्र शुरू हो गया। जब भाषा बदली लोगों की, वो समझ गए कि हम मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। सुबह 10 बजे हम कोयम्बटूर पहुंच गए। वहां पहले से ही हमारे लिए बस खड़ी थी। जब टूर पे जाते हैं तो या तो हम सेटिंग कर लेते हैं जहां हमें जाके रुकना होता है, वो हमारे पूरी घुमाने की व्यवस्था करते हैं। बस लगाते हैं, बस में बैठाते हैं अपने होटल में जहाँ हम रुकते हैं, धर्मशाला में, वहाँ ले जाते हैं, फिर हम वहाँ से घूमते हैं। तो ऐसे इनको बस तैयार मिली, जो भी इनकी व्यवस्था थी उसके अनुसार उस बस में सवार होकर हम ऊटी के लिए रवाना हो गए। पहाड़ी रास्ते और घने जंगल हमें आश्चर्य से घूर रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं उनकी आंखें थी, लेकिन पहाड़ी सड़कें और पहाड़ ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें देख रहे हैं, जबकि देख ये बच्चे रहे थे उनको। ऊंचे ऊंचे रास्तों को पार कर हम होटल पहुँचे। क्योंकि क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र क्या होता है, चढ़ाई वाली सड़कें होती हैं, है ना।
ऊपर ऊपर बस चलती गई चलती गई चलती गई, और जो बहुत ऊंचे रास्ते उन्होंने पार किए तब वो अपने होटल पहुँचे जहाँ उनके रुकने की व्यवस्था थी। वहाँ नहा धोकर विश्राम किया। ये थोड़ी एकदम घूमने निकल जाएंगे, पहले रुकते हैं, आराम करते हैं, नहाते धोते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं और उसके बाद घूमने जाते हैं। अगले दिन सुबह हम बॉटेनिकल गार्डन, वहाँ पर एक बगीचा है, उद्यान है, उसका नाम है बॉटेनिकल गार्डन, देखने गए। वहाँ की छटा निराली थी, यानी बहुत प्रकार के वहाँ पर पेड़ और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो उसका नाम उसी के आधार पर रखा है बॉटेनिकल गार्डन। वहाँ से हम पास की झील देखने गए, वहीं पर एक झील है, उसे देखने गए। झील में हमने नौका यात्रा की, नौका कहते हैं नाव को, नाव में बैठकर घूमे। वहीं पर घुड़सवारी का आनंद भी लिया, घुड़सवारी, घोड़े पर बैठकर घूमना। हम सब थक चुके थे घूमने के बाद, जब पूरा दिन घूमेंगे तो थकते हैं ना, इसलिए वापस होटल में आ गए। दूसरे दिन हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ देखने गए। तो इससे क्या पता चला, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। उन पहाड़ियों को देखने गए। इसके बाद चाय और मसालों के बागान देखते हुए होटल लौटे। तो मध्य प्रदेश की और क्या विशेषता पता चली? चाय और मसाले, गर्म मसाले जो होते हैं ना, आप नहीं समझते, गर्म का मतलब ये नहीं हाथ लगाओ जल जाएगा, यानी उनकी तासीर गर्म होती है। मम्मी से पूछना गर्म मसाला क्या होता है, तो वो आपको सामान दिखाएंगी वो क्या क्या होता है। उनको गर्म मसाले कहते हैं। लौंग है, बड़ी इलायची है, जावित्री, जायफल, ये चीज़ें हैं, इनको देखो और इनके नाम को याद करो। उन सब के बाग देखने के, बाग लगे हैं, वहाँ पर उपज होती है उनके, वहाँ से फिर भारत में और विदेशों में मसालों की और चाय की सप्लाई होती है। कई दिनों तक ऊटी में रहने के बाद हम लोग करनाल लौट आए। करनाल एक ज़िला है हरियाणा का। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा कहाँ से पत्र लिख रहा है? हरियाणा से। करनाल लौट आए। ऊटी से सचमुच बहुत आनंद आया। कह रहा बड़ा मज़ा, आप कहते हैं बड़ा मज़ा आया टूर में, हमने बहुत मज़े किए, बहुत अच्छा लगा जाके। ऐसे ही वो बता रहा है। मित्र ऊटी के विषय में तुम अपने अन्य मित्रों को बताना और कभी अवसर मिले तो ऊटी घूमने अवश्य जाना। उसको सजेशन दे रहा है कि आगे से कभी आपका घूमने का प्रोग्राम बने या विद्यालय में, तो आप अपना सुझाव देना कि ऊटी वास्तव में घूमने के लायक जगह है, वहाँ पर घूमने जाएं। और आप लोग पढ़ रहे हैं ना, आपके पास भी ये संदेश आ रहा है कि कभी मन हो घूमने का तो ऊटी अवश्य घूमने जाएं। बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है। चाचा जी और चाची जी को मेरा नमस्कार कहना। चाचा चाची कौन हुए? उसके मित्र के जो मम्मी पापा हैं। आंटी अंकल कहते हैं ना आप लोग, तो पहले अगर हिंदी में पत्र है तो चाचा चाची कहेंगे, आंटी अंकल तो सभी के लिए यूज़ हो जाता है, लेकिन वो अपने मित्र के मम्मी पापा को चाचा चाची कहता है, तो उसने कहा चाचा चाची को नमस्कार। रमा को मेरा प्यार कह देना, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जो उसका मित्र वंश है, उसकी छोटी बहन का नाम क्या है? रमा, और वो छोटी है इसीलिए उसने उसको प्यार लिखा, वरना वो उसको दीदी लिखता और उसको नमस्कार लिखता। तो पत्र से क्या पता चला? बड़ों को नमस्कार लिखते हैं, छोटों को प्यार लिखते हैं। शुरू में अपनी कुशलता पूछते हैं, बताते हैं, फिर दूसरे की कुशलता पूछ के फिर अपनी बात को रखते हैं। और अंत भी जब हम किसी के घर से जाते हैं तो नमस्ते करते हैं ना, या फ़ोन पे बात करते हैं तो ओके बाय ऐसे बोलते हो। तो ऐसे ही पत्र का अंत भी हमें ऐसे ही करना होता है। अपने से बड़ों को नमस्कार, पत्र उसको छोटों को प्यार, और इतना भी कह देते हैं कि भाई पत्र का जवाब जरूर देना। जैसे फ़ोन पे कह देते हैं मुझे कॉल कर लेना, है ना, कि पत्र का उत्तर अवश्य देना, पत्र लिखते रहना। और लास्ट में आपका कोई बेटा लिखता है तो आपका बेटा, मित्र लिखता है तो तुम्हारा मित्र, आप बेटी लिखते हैं तो आपकी पुत्री, है ना। भाई को अगर पत्र लिखा है तो आपकी बहन, और भाई लिखता है तो आपका भाई। जो भी पत्र लिखता है उसका जो संबंध होता है सामने वाले से, वो उसको उसमें लिखता है, तुम्हारा मित्र, प्रतीक। तो लास्ट के शब्द से क्या पता चला कि ये दोनों मित्र हैं, चाचा ताऊ के बच्चे नहीं हैं, और ना ही कोई ऐसे हैं कि भाई हैं सगे। ठीक है, ये मित्र ने दूसरे मित्र को पत्र लिखा, अपनी यात्रा का वर्णन किया। आप लोग भी ये जो इसके प्रश्न उत्तर हैं इनको रफ कॉपी में लिख के और इनके आंसर खुद लिखें। यह पत्र कब लिखा गया? मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि डेट जरूर डलती है, सो डेट आप देखेंगे और आंसर निकालेंगे। वंश का पत्र प्रतीक को किसने दिया? ये भी सब ध्यान से, आपने अगर चैप्टर सुना है और नहीं भी कोई लाइन आपकी छूट गई या नहीं सुन पाए हैं, आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, वरना बुक तो आपके पास है, बुक से आप पढ़ें और पढ़ने के बाद आप देखें कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान से पढ़ें और फिर उन प्रश्नों के उत्तर बिना बुक में ढूंढे दें।
तब पता चलेगा कि आपकी याद करने की ताकत, याद करने की शक्ति कितनी है। आप पढ़ के आंसर देना तो कोई भी दे देगा, है ना। पहले चैप्टर को पढ़ के फिर प्रश्नों को पढ़ें और आपको कितनी बातें याद रही ये जानने के लिए आप प्रश्न उत्तर लिख के देखें। जब मैं भेजूँगी फिर मैच करना, और वर्क छोड़ना नहीं है, क्योंकि किसी भी बच्चे को अब मैं दोबारा वर्क सेंड नहीं करूँगी। जैसे मैंने पिछली बार 3-3, 4-4 बार वर्क सेंड किया था। और जो गार्जियन अभी तक पेरेंट्स विद्यालय में आके नहीं मिले हैं, फिर रिक्वेस्ट है उनसे कि वो आकर स्कूल में मिलें, स्कूल से संपर्क करें, काम के बारे में, आगे की जो भी गाइडलाइन है उसके बारे में आकर यहाँ पर अपने भी सुझाव दें और विद्यालय के साथ भी विचार विमर्श करें। थैंक यू।